दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। आप रात को अपने घर में सुकून से सोते हैं, उसी घर में जहां आपके दादा परदादा ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। लेकिन अगली सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आपको बताया जाता है कि अब ये घर, ये शहर, ये देश आपका नहीं रहा। आपको अगले 24 घंटे के अंदर ये सब छोड़कर जाना होगा, एक ऐसे देश की तरफ जिसका नाम आपने कल तक सिर्फ अखबारों में पढ़ा था। और अगर आप नहीं गए तो शायद आप अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। अगस्त 1947, एक तरफ दिल्ली और कराची में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तिरंगे और चांद तारे वाले झंडे हवा में लहरा रहे थे। लेकिन उसी वक्त पंजाब और बंगाल की सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं। सदियों से साथ रहने वाले लोग जो कल तक एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 10 से 20 लाख लोग मारे गए और लाखों महिलाओं और बच्चों ने वो दर्द सहा जिसे पन्नों पर लिखना भी मुमकिन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे 1947 के उस दर्दनाक बंटवारे की पूरी और सच्ची कहानी। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इंसान शैतान बन गया। वो ट्रेनें जो यात्रियों को लेकर जानी चाहिए थीं, वो लाशों से भरकर क्यों लौटी। ये कहानी है 1947 के बंटवारे की। ये कहानी है उस दर्द की जो आज भी कई दिलों में जिंदा है। कहानी की शुरुआत 1947 से नहीं होती, हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। उस दौर में जब ना कोई पासपोर्ट था, ना कोई वीजा और ना ही सरहदों पर कंटीले तार। उस वक्त लाहौर, कराची, अमृतसर और दिल्ली के बीच कोई फर्क नहीं था। लाहौर की अनारकली बाजार में हिंदू व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास मुसलमानों के घर आबाद थे। त्योहारों में धर्म की दीवारें नहीं होती थीं। ईद के मौके पर हिंदुओं के घरों में सेवैयां जाती थीं और दिवाली के दियों की रोशनी से मुसलमानों के आंगन भी जगमगाते थे। लोग एक दूसरे को चाचा, ताऊ, मामा कहकर बुलाते थे। उस समय इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धर्म नहीं बल्कि उसकी इंसानियत और उसका गांव हुआ करता था। लेकिन इस एकता के बीच एक बड़ी समस्या थी। भारत आजाद नहीं था। इस सोने की चिड़िया पर राज था ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश राज। अंग्रेजों के लिए भारत कोई देश नहीं था बल्कि ये उनके लिए एक एटीएम मशीन की तरह था। भारत का कपास, भारत का अनाज, भारत का सोना, सब कुछ ब्रिटेन की तरक्की के लिए लूटा जा रहा था। लेकिन अंग्रेजों को एक बात का बहुत डर था। 1857 की क्रांति में जब मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी, तब अंग्रेज समझ गए थे कि अगर ये दोनों कौमें एक रहीं तो उनका भारत पर राज करना नामुमकिन हो जाएगा। यहीं से जन्म हुआ इतिहास की सबसे खतरनाक रणनीति का, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत के लोगों को अगर कोई चीज बांट सकती है तो वो है धर्म। उन्होंने धीरे धीरे शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में ऐसी नीतियां बनानी शुरू की जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शक का बीज बोया जा सके। जो लोग कल तक एक ही थाली में खाते थे, उन्हें यह महसूस कराया जाने लगा कि उनके हित अलग हैं, उनका भविष्य अलग है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत में आजादी की मांग भी तेज होती गई। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, भगत सिंह की इनकलाब की गूंज और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, पूरा भारत एक सुर में आजादी मांग रहा था। लेकिन इस आजादी की लड़ाई के बीच एक और लड़ाई पनप रही थी, सत्ता और प्रतिनिधित्व की लड़ाई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। शुरुआत में जो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी माने जाते थे, बाद में उनके सुर बदलने लगे। जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं को यह डर सताने लगा कि अगर भारत से अंग्रेज चले गए तो बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले इस देश में मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्हें लगा कि लोकतंत्र के नाम पर भारत में सिर्फ हिंदुओं का राज होगा। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार यह भरोसा दिला रही थी कि आजाद भारत एक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष देश होगा जहां सबको बराबर का हक मिलेगा। लेकिन शक की जो दीवार अंग्रेजों ने खड़ी की थी वो अब मजबूत होने लगी थी।
1940 में लाहौर अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार खुलकर टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव रखा। इस थ्योरी का मतलब साफ था, हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अब आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई अपनों के बीच की राजनैतिक रस्साकशी बन चुकी थी। कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारत का बंटवारा नहीं चाहती थी। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना अपनी मांग पर अड़ गए थे कि हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नेताओं की जिद का असर अब आम जनता पर पड़ने लगा था। नफरत सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी, वो लोगों के दिलों में जहर की तरह फैल चुकी थी। और फिर आया वो दिन जिसने बंटवारे की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तारीख थी 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। उनका मकसद था ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाना। कलकत्ता, अब कोलकाता शहर की सड़कों पर लाखों की भीड़ जमा हो गई। शुरुआत नारों से हुई, लेकिन देखते ही देखते ये नारे हिंसा में बदल गए। शहर में अचानक दंगे भड़क उठे, दुकानों को लूटा जाने लगा, घरों में आग लगा दी गई। धर्म के नाम पर लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। इसे कलकत्ता का महान कत्लेआम, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स कहा जाता है। सिर्फ 72 घंटों के भीतर कलकत्ता की सड़कों पर 4000 से ज्यादा लाशें बिछ गईं और 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। कलकत्ता की इस आग की लपटें जल्द ही पूरे देश में फैल गईं। बंगाल के नोआखली में दंगे हुए, फिर बिहार में, और उसके बाद ये नफरत की आग उस पंजाब तक पहुंच गई जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते आए थे। अब हर किसी को समझ आ गया था कि शायद अब एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। सिविल वॉर, गृह युद्ध के हालात बन चुके थे। भारत के हालात बेकाबू हो चुके थे। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि अब वो भारत को और ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ब्रिटेन खुद अंदर से टूट चुका था और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लुइस माउंटबैटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा। माउंटबैटन को एक काम दिया गया था, भारत को जल्द से जल्द आजाद करना। जब माउंटबैटन भारत आए तो उन्होंने देखा कि देश जल रहा है। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ कई बैठकें की। अंत में माउंटबैटन ने फैसला सुनाया, भारत का बंटवारा होगा। तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दोनों देशों के बीच की लाइन, बॉर्डर कौन खींचेगा। इसके लिए लंदन से एक ब्रिटिश वकील को बुलाया गया जिसका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। हैरानी की बात सुनिए, सिरिल रैडक्लिफ ने अपनी जिंदगी में कभी भारत नहीं देखा था। उसे भारत की संस्कृति, भूगोल, यहां के लोगों की भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं था। उसे सिर्फ 5 हफ्ते 35 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि जाओ और भारत के नक्शे को 2 हिस्सों में बांट दो। रैडक्लिफ एक बंद कमरे में बैठा। उसके सामने भारत का नक्शा था और पुरानी जनगणना के आंकड़े। उसने बस एक पेंसिल उठाई और नक्शे पर एक लकीर खींच दी। उसने ये नहीं देखा कि उस लकीर के बीच में किसी का घर आ रहा है, किसी का खेत आ रहा है या कोई नदी कट रही है। कई जगह तो ऐसा हुआ कि घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और आधा हिस्सा भारत में। लोगों को आखिरी समय तक नहीं पता था कि वो किस देश में हैं। लाहौर के लोगों को लग रहा था कि उनका शहर भारत में रहेगा और गुरदासपुर के मुसलमानों को लग रहा था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे। सब कुछ एक भयानक कंफ्यूजन था। लोगों को लगा कि बॉर्डर बनने के बाद भी वे वहीं रहेंगे जहां वो हमेशा से रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लेकिन इसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को जब रैडक्लिफ लाइन की आधिकारिक घोषणा हुई, तब लोगों पर जो कयामत टूटी उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। रातों रात करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। जो घर उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे, जो खेत उनकी पीढ़ियों की अमानत थे, उन्हें चंद मिनटों में छोड़ना पड़ा।
पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान बना, से हिंदू और सिख भारत की तरफ भागने लगे और पूर्वी पंजाब और दिल्ली से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में यह सोचकर रख ली कि जब दंगे शांत हो जाएंगे तो हम कुछ हफ्तों बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन वो वापस कभी नहीं लौट पाए। वो चाबियां आज भी कई परिवारों के संदूकों में जंग खा रही हैं, उस घर की याद में जो अब दूसरे देश में है। सड़कें लोगों के हुजूम से भर गईं। इसे काफिला कहा जाता था। मीलों लंबे काफिले, 50 मील 100 मील लंबे काफिले। लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे। बारिश का मौसम था, कीचड़ से सनी सड़कें, भुखमरी और बीमारियां। रास्ते में ही हैजा फैल गया। कितने ही बुजुर्ग और कमजोर लोग उस लंबे सफर को तय नहीं कर पाए और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लोगों के पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर सकें। लाशों को वहीं सड़क किनारे छोड़कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, सिर्फ जिंदा बचने के लिए। बंटवारे के इस भयानक दौर में सबसे खौफनाक मंजर उन रेलवे स्टेशनों का था जहां लोग सरहद पार करने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। ट्रेनों के अंदर, छतों पर, बम्पर पर जहां जिसे जगह मिली वो लटक गया। लेकिन यह सफर मौत का सफर था। रास्ते में हथियारबंद दंगाइयों की भीड़ इन ट्रेनों का इंतजार करती थी। जैसे ही कोई ट्रेन किसी सुनसान इलाके से गुजरती, पटरी उखाड़ दी जाती या ट्रेन को रोक लिया जाता। उसके बाद जो होता था वो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। धर्म के नाम पर अंधी हो चुकी भीड़ ट्रेन के डिब्बों में घुसती और तलवारों, भालों और चाकुओं से बेगुनाह लोगों को काटना शुरू कर देती। जब ये ट्रेनें अमृतसर या लाहौर के स्टेशनों पर पहुंचती थीं, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अपने परिवार वालों की राह देख रहे होते थे। लेकिन ट्रेन से कोई जिंदा बाहर नहीं आता था। इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक सिर्फ लाशें ही लाशें होती थीं। खून ट्रेन के दरवाजों से टपक रहा होता था। इन ट्रेनों को ब्लड ट्रेन्स या घोस्ट ट्रेन्स कहा जाने लगा। बंटवारे के इस भयानक तूफान में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दर्द सहा तो वो थी महिलाएं और मासूम बच्चे। इतिहास के पन्नों में राजनीतिक बातें तो बहुत लिखी गईं, लेकिन औरतों पर जो गुजरी उसे अक्सर दबा दिया गया। करीब 75,000 से 1,00,000 महिलाओं का अपहरण किया गया। उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए, उन्हें जबरन दूसरे धर्म में बदला गया और उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया। हर तरफ एक दरिंदगी का माहौल था। औरतों की छातियों पर धर्म के निशान गोद दिए गए। इस बेइज्जती से बचने के लिए कई परिवारों ने एक खौफनाक रास्ता चुना, ऑनर किलिंग। पिंडी, रावलपिंडी के पास एक गांव थोआ खालसा की घटना आज भी रूह कंपा देती है। जब दंगाइयों ने गांव को घेर लिया तो वहां की महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव के कुएं में छलांग लगा दी। 90 से ज्यादा महिलाओं ने उस एक कुएं में कूदकर जान दे दी ताकि कोई उनके शरीर को हाथ ना लगा सके। परिवार के मुखिया खुद अपनी तलवारों से अपनी बेटियों और पत्नियों के सिर काट रहे थे ताकि वो दंगाइयों के हाथ ना लगें। 14 और 15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली के संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ऐतिहासिक स्पीच दे रहे थे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा है। दिल्ली और कराची में जश्न का माहौल था, आसमान आतिशबाजी से रोशन था। लेकिन आजादी की यह सुबह अपने साथ एक बहुत घना अंधेरा लेकर आई थी। सीमावर्ती इलाकों में आसमान आतिशबाजी से नहीं बल्कि जलते हुए गांवों के धुएं से काला हो चुका था। जो देश हजारों सालों से एक था, जिसकी संस्कृति, जिसकी मिट्टी, जिसकी नदियां एक थीं, वो अब एक खूनी लकीर के जरिए कट चुका था। पंजाब की 5 नदियां बट चुकी थीं। बंगाल का सांस्कृतिक दिल 2 टुकड़ों में चीर दिया गया था। सिंधी समुदाय को अपना पूरा का पूरा प्रांत छोड़कर हमेशा के लिए भारत आना पड़ा। जो लोग जैसे तैसे सीमा पार करके पहुंच भी गए, उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। महीनों तक उन्हें रेफ्यूजी कैंपों में रहना पड़ा। कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती धूप में तंबू के नीचे दिन गुजारने पड़े। एक वक्त की रोटी के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। जो लोग अपने शहरों में करोड़पति थे, जिनके बड़े बड़े कारोबार थे, वो यहां एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए।
लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति भी कमाल की होती है। इन शरणार्थियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जीरो से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। दिल्ली का करोल बाग, लाजपत नगर, मुखर्जी नगर और मुंबई का उल्लास नगर, ऐसे कई इलाके इन्हीं रेफ्यूजी लोगों ने बसाए और अपनी मेहनत के दम पर दोबारा खड़े हुए। आज इस बंटवारे को 7 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन क्या वो जख्म भर चुके हैं? शायद नहीं। जो लोग उस भयानक त्रासदी से जिंदा बचकर आए थे, वो आज भी जब अपनी पुरानी यादों को कुरेदते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जब कोई लाहौर का जिक्र करता है तो भारत में बैठे किसी बुजुर्ग का दिल धड़क उठता है। जब कोई दिल्ली की बात करता है तो कराची में बैठे किसी बूढ़े की आंखों के सामने उसका पुश्तैनी मकान आ जाता है। बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, बंटवारे ने बचपन के दोस्त बांट दिए, बंटवारे ने परिवारों को बांट दिया, गालिब और बुल्ले शाह की शायरी बांट दी। 1947 की उस नफरत ने दोनों देशों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, सरहदों पर हमेशा तनाव रहता है और रक्षा बजट में दोनों देश अपना अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, जो शायद शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता था। उस बंटवारे का दर्द सिर्फ उन लोगों ने नहीं सहा जो वहां मौजूद थे, बल्कि वो ट्रॉमा आज भी पीढ़ियों में सफर कर रहा है। आज भी दोनों तरफ के कुछ नेता उसी नफरत का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कभी अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के जरिए किया था। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों को याद रखने के लिए नहीं पढ़ा जाता। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की उन्हें हम दोबारा न दोहराएं। 1947 का बंटवारा हमें यह सिखाता है कि जब राजनीति और धर्म का खतरनाक कॉकटेल बनता है तो उसकी कीमत हमेशा आम इंसान को अपना खून बहाकर चुकानी पड़ती है। जब हम एक दूसरे को इंसान से पहले हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में देखने लगते हैं, तब इंसानियत मर जाती है। आज हम एक आजाद देश में जी रहे हैं, लेकिन यह आजादी बहुत महंगी कीमत चुकाकर मिली है। उन लाखों लोगों की कुर्बानी, उनके छूटे हुए घर और उनकी सिसकियों की कीमत पर। आज हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उस नफरत को हराएं जिसने 1947 में हमारे देश को जलाया था। हमारा दुश्मन कोई धर्म या कोई आम इंसान नहीं है। हमारा असली दुश्मन वो नफरत है जो हमें आपस में बांटती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, खासकर नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि नफरत का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। कमेंट करके बताइए कि 1947 के बंटवारे के बारे में आपके विचार क्या हैं? क्या आपके परिवार का भी कोई कनेक्शन इस बंटवारे से रहा है? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसी ही ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।